हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। चूँकि आज हम लोग देखिए भूगोल करेंगे, ठीक ना। बहुत मस्ट वीवीआई भूगोल का क्वेश्चन जो है, भारत के जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। चूँकि देखिए ये जो टॉपिक है एवरग्रीन टॉपिक है, ठीक है। और यहाँ से फिक्स होता है। अब कोई भी एग्ज़ाम जैसे अब बिहार पुलिस का दे रहे हैं, राजस्थान पुलिस का दे रहे हैं, या कोई भी पुलिस का एग्ज़ाम किसी भी स्टेट का दे रहे हैं, तो यहाँ से आपके भूगोल से कितने, पुलिस में सिर्फ 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। अगर आप स्पेशल बीपीएससी या राजस्थान या यूपी पीसीएस या दिल्ली पीसीएस कोई भी देते हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस का, तो उसमें भी भूगोल से कितने 10 से 15 प्रश्न रहते हैं, ठीक। अगर आप एसएससी का, ठीक, एसएससी का परीक्षा देते हैं तो उसमें भी 5 से 6 प्रश्न भूगोल से पूछे जाते हैं, ठीक। एसएससी सीजीएल देते हैं या बिहार एसएससी सीजीएल देते हैं ग्रेजुएट लेवल का, तो उसमें भी कितने प्रश्न रहते हैं, उसमें भी 12 से 13 प्रश्न रहते हैं, ठीक। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सेशन। और सभी बीपीएससी टीचर हो गया दोस्तों, ठीक, बीपीएससी टीचर हो गया, उसमें भी भूगोल का कितना रोल है, इसमें समझ लीजिए 25 से 30 क्वेश्चन बीपीएससी टीचर में पूछा जाएगा। बीपीएससी टीचर में कितने, 25 से 30 क्वेश्चन। तो सभी के लिए सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, सारा हम कंप्लीट करवा देंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। देखिए पीडीएफ आप टेलीग्राम पर नए होंगे दोस्तों, तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम से ले सकते हैं, ठीक। कहाँ से ले सकते हैं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक। और ज़बरदस्त सेशन होगा, आप इंतज़ार कीजिए। चलिए सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, महान हिमालय भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। महान हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी, महान हिमालय भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो महान हिमालय भारत में सबसे ऊंची चोटी आपका, इसमें से ऑप्शन देख लीजिए क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा, महान हिमालय भारत में सबसे ऊंची चोटी क्या है, कंचनजंगा है। क्या है, कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,556 मीटर, 8,556 मीटर। नंदा देवी, नंदा देवी कितनी है, 7,816 मीटर, ठीक है। नंदा देवी की कितनी हाइट है, 7,816 मीटर। कामेट, कामेट की ऊंचाई कितनी है, 7,756 मीटर, ठीक है। और नंगा पर्वत, नंगा पर्वत की बात करें तो कितना है, 8,126 मीटर, ठीक है। कंचनजंगा कहाँ पड़ता है, कंचनजंगा उत्तराखंड में पड़ता है। कंचनजंगा कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। नंदा देवी भी कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है, नंदा देवी, ठीक है, याद रखिएगा। कंचनजंगा कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और कामेट, कामेट कहाँ पड़ता है, ये भी पड़ता है उत्तराखंड में। और नंगा पर्वत कहाँ पड़ता है, जम्मू और कश्मीर में पड़ता है दोस्तों। क्लियर हो गया। और आपसे पूछेगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो क्या बोलिएगा आप, आपको बोलना है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट बोलिएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,856.86 मीटर, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो 8,856, 8,850 है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 8,850.86 है, ठीक ना। और यह कहाँ है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट, यह नेपाल, ठीक ना, यह नेपाल और तिब्बत के बीच में है, यह नेपाल और तिब्बत के बीच में है, ठीक। क्लियर हुआ। और देखिए नेपाल के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ है, नेपाल के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक ना, नेपाल के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो इसे हम लोग केटू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केटू। केटू का बोल सकते हैं गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन गॉडविन ऑस्टिन, ठीक। गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है। क्लियर हुआ। आगे देखिए, प्राचीन रेशम मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरती थी, प्राचीन रेशम मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरती थी, प्राचीन रेशम मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरती थी। देखिए प्राचीन रेशम मार्ग जो है दोस्तों, ये आपका नाथुला दर्रा से होकर गुजरता था, ठीक ना, नाथुला दर्रा से। और देख लीजिए, चलिए हम कुछ बात करते हैं
देखिए, आपको कुछ याद रखना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रा पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी पाई जाती है, यूके में कौन सा पाया जाता है, सिक्किम में कौन सा पाया जाता है, ये और आंध्र प्रदेश में कौन सा पाया जाता है। तो चलिए हम बता देते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा पाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में आपका हो जाएगा बुजिला दर्रा, बुजिला दर्रा, ठीक ना। जम्मू कश्मीर में बुजिला दर्रा पाया जाता है। बुर्जिल दर्रा, जम्मू कश्मीर में बुर्जिल दर्रा पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में बुर्जिल दर्रा पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में बुर्जिल दर्रा पाया जाता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में मोजिला दर्रा पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा पाया जाता है। जोजिला, मोजिला नहीं बोलिएगा, क्या है, जोजिला, ठीक ना, जोजिला। जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा पाया जाता है, ठीक। जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा पाया जाता है। पीर पंजाल दर्रा पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में बनिहाल और पीर पंजाल पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में बनिहाल और पीर पंजाल दर्रा पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में बनिहाल और जम्मू कश्मीर में बनिहाल और पीर पंजाल दर्रा पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में बनिहाल और पीर पंजाल दर्रा पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में आपका क्या क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी दर्रा पाई जाती है, तो बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। याद हुआ, जम्मू कश्मीर में बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा पाया जाता है। क्लियर हो गया। अब आपका देख लेते हैं हम हिमाचल प्रदेश, एचपी में कौन कौन सा दर्रा पाया जाता है। तो देखिए, एचपी में आपका पाया जाता है सिप किला दर्रा, सिप किला दर्रा, क्या बोलते हैं, सिप किला, लाल किला जो बोलते हैं ना, वो वाला किला, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में सिप किला दर्रा, बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश में सिप किला दर्रा, बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा पाया जाता है। बारालाचा कैसे लिखेंगे आप लोग, बारा लाचा ऐसे लिखिएगा। और रोहतांग जो रोहतास होता है, रोहतांग, यहाँ पर ह होगा, ठीक, रोहतांग दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी दर्रा पाया जाता है, सिप किला दर्रा, बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, ठीक। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, यूके, ठीक ना। यूके यानी उत्तराखंड में कौन कौन सी दर्रा पाया जाता है, उत्तराखंड में कौन कौन सी दर्रा पाया जाता है, तो उत्तराखंड में देख लीजिए मान्ना दर्रा। उत्तराखंड में क्या पाया जाता है, मान्ना दर्रा पाया जाता है। उत्तराखंड में मान्ना दर्रा पाया जाता है, थांगना दर्रा पाया जाता है, नीपी दर्रा पाया जाता है, लिपू लेख दर्रा पाया जाता है, ठीक ना। उत्तराखंड में मान्ना दर्रा, थांगना दर्रा, नीपी दर्रा, लिपू लेख दर्रा पाया जाता है, ठीक। उत्तराखंड में मान्ना दर्रा, थांगना दर्रा, नीपी और लिपुलुख दर्रा पाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद सिक्किम है, तो सिक्किम में कौन कौन सा दर्रा पाया जाता है, तो सिक्किम में जेलिपला और नाथुला दर्रा पाया जाता है। सिक्किम में नाथुला, नाथुला दर्रा से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक ना। नाथुला दर्रा से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। जेलिपला बोल सकते हैं, जेलिपला भी सिक्किम में पाया जाता है। जे ऐसे लिखिएगा, जे लिप आधा प अलग कर ला, ठीक ना, जेलिपला दर्रा, ठीक। तो सिक्किम में कौन कौन सा दर्रा पाया जाता है, जेलिपला दर्रा और नाथुला दर्रा। क्लियर हुआ। और आंध्र प्रदेश में पूछेगा तो बोमडीला, डीफू और सेला। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा पाया जाता है, बोमडीला, बोमडीला, ठीक, बोमडीला। डीफू एक पाया जाता है, ठीक ना, डीफू स्टेट पीसीएस में बहुत बार पूछा जाता है, बोमडीला, डीफू और सेला, ठीक ना। सेल होता है ना, तो सेला जो दर्रा होता है ना, वो भी सिक्किम में पाया जाता है, ठीक। तो क्लियर हुआ। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी दर्रा पाया जाता है, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी दर्रा पाया जाता है, सिप किला, बारालाचा, रोहतांग। उत्तराखंड में कौन कौन सी दर्रा पाया जाता है, मान्ना दर्रा, थांगना दर्रा, मान्ना दर्रा, थांगना दर्रा, नीपी दर्रा, लिपुलेख दर्रा। सिक्किम में कौन कौन सी दर्रा पाई जाता है, जेलिपला दर्रा, नाथुला दर्रा। और आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी दर्रा पाई जाती है, तो बोमडीला, डीफू, सेला। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न आया है कि प्राचीन रेशम मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरती थी, तो प्राचीन रेशम मार्ग जो है नाथुला दर्रा से होकर गुजरती थी, ठीक ना। और प्राचीन रेशम मार्ग जो था राजा कनिष्क के समय सबसे ज़्यादा प्रचलित था। याद रखिएगा, प्राचीन रेशम मार्ग राजा कनिष्क के समय सबसे ज़्यादा प्रचलित था। और शुद्ध सोना कुषाण वंश का महान शासक था। कनिष्क जो राजा था ना, वो कुषाण वंश का महान राजा, प्रतापी राजा था। और
ना उसके समय में नाथुला दर्रा से होकर गुजरती थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाथुला दर्रा। क्लियर हुआ? ठीक है। सिप किला, ये सिप किला दर्रा जो है ये कहाँ पाया जाता है, कौन से राज्य में, अभी बताया था मैंने। सिप किला बताइए लोग, ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक ना। जिलीपला दर्रा अभी बताया, ये सिक्किम में पाया जाता है। तो क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। चलिए, रूपसू दोसाई घास के मैदान किस पहाड़ी में स्थित है, रूपसू। तो देखिए ये स्थित है ऑस्कर श्रेणी में, ठीक ना। सॉरी, यहाँ ऑस्कर नहीं हो, जॉस्कर होगा, ओ के जगह जॉ होगा, ठीक ना। जॉस्कर श्रेणी में पाया जाता है, ठीक ना। मिस प्रिंट हो गया है। और देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है, मर्ग घास क्या है, मर्ग घास। मर्ग घास कहाँ पाया जाता है, तो ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ठीक ना। मर्ग घास जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, पीर पंजाल पर्वत में पाया जाता है, ठीक ना। पीर पंजाल पर्वत में पाया जाता है, पीर पंजाल पर्वत में पाया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए। आगे है, भारत में सबसे नवीन पर्वतमाला कौन सी है, भारत में सबसे नवीन पर्वतमाला कौन सी है, तो ये है सी, ठीक ना, शिवालिक। क्या है, शिवालिक है। भारत में सबसे नवीन पर्वतमाला कौन सी है, शिवालिक है, ठीक ना। शिवालिक है, नवीन पूछ रहा है इसलिए शिवालिक होगा। ओल्ड पूछता, पुरानतम, पुराना पूछता तो अरावली हो जाता, ठीक ना। क्योंकि न्यू पूछ रहा है, और बिहार में शिवालिक पर्वत का ही क्या है, एक इसका भाग है, सोमेश्वर की पहाड़ी। बिहार में शिवालिक पर्वत का अंश है सोमेश्वर की पहाड़ी, याद रखिएगा। ये सब क्या है, प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। अरावली, शिवालिक, ये क्या है, प्राचीन पर्वत का सब उदाहरण है, प्राचीन वलित पर्वत का। आगे देखिए, आगे है, भारत में ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है, भारत में ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है। देखिए तो भारत में क्या पूछ रहा है, ब्लॉक पर्वत। तो ब्लॉक पर्वत किसको बोलते हैं, तो बिंद और सतपुरा को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए अगर इस तरह हमारा बहुत पहले क्या हुआ, दबाव पड़ा, ठीक ना। और जब दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, ऊपर निकलेगा, ऊपर उठेगा ना, यूं। तो ऐसे इसका निर्माण हुआ था वलित पर्वत का, ठीक ना। और कुछ वलित पर्वत का आपसे एग्जाम्पल पूछेगा तो वलित पर्वत का हम उदाहरण बता देते हैं। रॉकी पर्वत जो है ये वलित पर्वत का उदाहरण है। रॉकी पर्वत वलित पर्वत का क्या है, उदाहरण है, ठीक है। रॉकी पर्वत कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। रॉकी पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है, और ये कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत रॉकी पर्वत का ही उदाहरण है, ठीक है। एंडीज पर्वत रॉकी पर्वत का ही उदाहरण है, याद रखिएगा। और ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। और आल्प्स पर्वत भी किसका उदाहरण है, वलित पर्वत का। आल्प्स पर्वत जो है वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक ना। और यूरोप में पाया जाता है। और दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है, एंडीज है, याद रखिएगा। दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है, एंडीज है। प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कौन से देश में पाया जाता है, ये वलित पर्वत का उदाहरण है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और काराकोरम हिमालय, ये काराकोरम हिमालय जो है ये वलित पर्वत का उदाहरण है, काराकोरम हिमालय भी। और ये कहाँ पाया जाता है, एशिया में पाया जाता है। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर सबसे कौन सा है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ कन्फ्यूजन वाला सवाल है, लेकिन हम कन्फ्यूजन आपका क्लियर कर देंगे। देखिए एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे दोस्तों आप, एनसीईआरटी, ठीक ना, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो पूर्वी घाट शिखर का सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा, महेंद्रगिरी हो जाएगा, एनसीईआरटी के अनुसार महेंद्रगिरी, ठीक ना, ठीक, महेंद्रगिरी हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1501, ठीक ना। इसकी महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है, 1501 मीटर। और ये कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है। हम सब डिटेल बताएंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। एनसीईआरटी के अनुसार सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है, और 1501 मीटर ऊंचाई है, उड़ीसा में है, ठीक। और वही हम लूसेंट के अनुसार बात करें, न्यू रिसर्च के अनुसार, ठीक ना, तो विशाखापट्टनम हो जाएगा, ठीक। विशाखापट्टनम न्यू रिसर्च के अनुसार, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1680 मीटर, ठीक ना। कितना है, 1680 मीटर विशाखापट्टनम में है। और ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है।
कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। महेंद्रगिरी का पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 1501 मीटर उड़ीसा में है, ठीक ना। एनसीईआरटी के अनुसार विशाखापट्टनम में न्यू रिसर्च के अनुसार हुआ है 1680 मीटर, और ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ठीक। इसको भी देख लीजिए। अनाईमुडी, अनाईमुडी की बात करें तो ये क्या 2695 मीटर है, 2600 क्या है 95 मीटर। अनाईमुडी जो है ये क्या है 2695 मीटर है। और पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, ठीक ना। पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है। पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। क्या है? अनाईमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये केरल में पाया जाता है दोस्तों। अनाईमुडी कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। और एक और है, देख लीजिए, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख की ऊंचाई की बात करें तो ये कितनी है? कुद्रेमुख की ऊंचाई की बात करें तो ये 1894 मीटर है, 1894 मीटर, ठीक ना। 1894 मीटर है। और ये कहाँ पाया जाता है? कुद्रेमुख ये कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक ना। कर्नाटक एक चिकमंगलूर जिला है, ठीक ना। कर्नाटक का एक जिला है चिकमंगलूर, चिकमंगलूर, ठीक है। कर्नाटक का एक जिला है चिकमंगलूर, वहीं पर पाया जाता है। और पहली बार कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ हुआ था? पहली बार कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ हुआ था? कर्नाटक में ही हुआ था। यही कर्नाटक का जो जिला है ना, यही है चिकमंगलूर, यहीं पर कॉफ़ी का पहली बार उत्पादन हुआ था। और भारत में प्रश्न पूछेगा कि कहाँ सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है, तो कर्नाटक है। भारत में सबसे ज़्यादा, भारत का कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है? तो कर्नाटक है, ठीक ना। चिकमंगलूर जिले में बहुत ज़्यादा होता है। और प्रश्न पूछेगा कि देखिए कर्नाटक रेशम और माका में भी क्या है? सर्वाधिक उत्पादन करता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिए। कर्नाटक का कुद्रेमुख किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। देखिए बता देते हैं हम। कर्नाटक का कुद्रेमुख उत्पादन किसके लिए किया जाता है? आयरन, क्या बोलते हैं? लोहा, ठीक ना। लोहा के लिए उत्पादन है, होता है। याद रखिएगा कर्नाटक में किसके लिए उत्पादन के लिए कर्नाटक प्रसिद्ध है? तो आयरन, लोहा जिसे बोलते हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दोदा बेटा, ठीक ना। दोदा बेटा हो जाएगा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बोल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? दोदा बेटा, दोदा क्या हो जाएगा? बेटा, ठीक ना। दक्षिण भारत की पूछ रहा है इसलिए। और देखिए अनाईमुडी मैंने बता रखा है, अनाईमुडी कहाँ है? केरल में है, ठीक ना। अनाईमुडी कहाँ है? केरल में। और दोदा बेटा कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक ना। दोदा बेटा कहाँ है? तमिलनाडु में। कुद्रेमुख कहाँ है? अभी बताया मैंने, कर्नाटक में है। विशाखापट्टनम कहाँ है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ठीक ना। याद रखिएगा। इसकी हाइट भी बता देते हैं। अनाईमुडी 2695 मीटर है, ठीक ना, 2695 मीटर। दोदा बेटा 2637 मीटर। और कुद्रेमुख 1894 मीटर। और विशाखापट्टनम ये 1680 मीटर है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिए। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, आपको लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ेगा। और चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। मज़ेदार कंटेंट है। आप ज़बरदस्त किसी भी भारत का कोई भी भारत का कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी करते हैं, ये स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब चैनल है, यहाँ से आपको ज़बरदस्त कंटेंट मिलेगा, ठीक है। आप इसे क्लियर कर लीजिए, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक। और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। थाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? थाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये पालनी की पहाड़ी में मनाया जाता है। थाई पूसम त्यौहार पालनी की पहाड़ी मनाया जाता है। थाई पूसम त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? ठीक ना। थाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? पालनी की पहाड़ी में मनाया जाता है। थाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? पालनी की पहाड़ी में मनाया जाता है। थाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? पालनी की पहाड़ी मनाया जाता है। थाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? पालनी की पहाड़ी मनाया जाता है, ठीक ना। याद रखिएगा, थाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये पालनी की पहाड़ी में मनाया जाता है। थाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? पालनी की पहाड़ी में मनाया जाता है। याद हुआ?
हम यहीं पर याद करवा देंगे, याद रखिएगा, ठीक ना। और थाई पूसम त्यौहार जो है ना, ये तमिलनाडु, बंगाल में मनाया जाता है। कहाँ? तमिलनाडु हो गया, बंगाल हो गया, वहाँ पर मनाया जाता है। और देखिए आपसे पंजाब में पूछेगा कि कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो बैसाखी बोलिएगा। पंजाब में बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। पंजाब में बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है, ठीक ना। केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। बंगाल में दुर्गा पूजा मनाया फेमस है। बिहार में तो आपको पता है छठ पूजा मनाया जाता है, याद कीजिए। पंजाब में बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। बंगाल में दुर्गा पूजा, ठीक। तो प्रश्न था थाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो पालनी की पहाड़ी में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब पालनी की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक। भारत में पूछेगा राष्ट्रीय उद्यान कितनी है? 106 बताना है आपको, ठीक। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? तो देखिए भारत का क्या पूछ रहा है, उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। तो अभी मैंने बताया था कि भारत का जो राष्ट्रीय उद्यान है टोटल कितनी है? 106 है, ठीक ना। भारत की जो राष्ट्रीय उद्यान है टोटल कितनी है? 106 है। यहाँ पर पूछ रहा है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तो आपका हो जाएगा केबलू, केबलू लामाजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबलू, केबलू लामाजाओ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ठीक। सी नंबर में जो लिखा हुआ है केबलू लामाजाओ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा भारत का एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर हुआ? और ये कहाँ पड़ता है? ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, ठीक। कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, याद हुआ। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछेगा भारत का कि इसमें ऑप्शन में है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ठीक। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। नामदफा कहाँ पाया जाता है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ठीक ना। और जल क्या जल्दापारा, क्या लिखा है? जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये मणिपुर में पाया जाता है दोस्तों। अभी आपने देखा मणिपुर में क्या किया गया था। एक तरफ बोला जाता है कि हमारे देश में महिलाओं की पूजा की जाती है, महिलाएं जो है देवी के समान है। अरे भाई एक दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? बहुत सोचने वाली बात है, ठीक। मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, आप लोग होशियार हैं, ठीक ना। तो ये जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। केबलू लामाजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ता है? तो ये मणिपुर में पड़ता है, ठीक ना। जल्दापारा ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नामदफा ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो क्लियर हो गया, ठीक। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केबलू मजाओ राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है? आगे आपका प्रश्न है बिहार का एकमात्र रामसर साइट कौन सा है? बिहार का एकमात्र रामसर साइट कौन सा है दोस्तों? बिहार का एकमात्र रामसर साइट कौन सा है? रामसर साइट जानते हैं ना, बेगूसराय में है। तो एक कांवर झील हो जाएगा राइट आंसर, कांवर झील, ठीक। और आपको पता है 1971 में इसकी क्या हुई थी? रामसर साइट, चलिए अच्छा से डिटेल बता देते हैं। देखिए रामसर क्या है? एक शब्द है, रामसर एक शब्द है, रामसर एक जगह भी है, ठीक ना। ईरान का, ठीक, ईरान का एक स्थान है। क्या है? ईरान का रामसर क्या है? स्थान है। और ईरान में ही इसकी 1971 में प्रोटोकॉल क्या किया गया? स्थापित किया गया। रामसर प्रोटोकॉल समिति का गठन 1971 में किया गया था, ठीक ना। 1971 में किया गया था, याद रखिएगा। रामसर का मतलब क्या होता है? आर्द्र भूमि, यानी हमेशा पानी लगा हो। रामसर का मतलब क्या होता है? आर्द्र भूमि जो हमेशा पानी लगा हो। और इराक का एक जगह था, ठीक ना। 1971 में इस प्रोटोकॉल की स्थापना की गई, ठीक। प्रश्न पूछेगा आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी बोलिएगा। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। और बिहार में गोगाबिल पड़ता है झील, ठीक ना। बताइए बिहार के कौन से जिला में गोगाबिल है? तो कटिहार बोलिएगा। ये गोगाबिल झील जो है ना, ये कहाँ पड़ता है? कटिहार में पड़ता है। कांवर झील अभी बताया कहाँ पड़ता है? आपका बिहार में पड़ता है। रामसर साइट है ये, याद रखिएगा ये सब। चलिए आगे देख लीजिए। गोगाबिल झील बिहार के किस जिले में? अभी बताया मैंने, कटिहार में है,
ठीक ना, याद रखिएगा कटिहार में है। चलिए आपको कुछ हम यहाँ से इम्पोर्टेंट ट्रिक बता देते हैं। देखिए, नेपाल से प्रश्न पूछा जाता है कि नेपाल से कितने जिले बिहार में लगते हैं, तो बोलिएगा 7 जिले। नेपाल से बिहार में 7 जिले लगते हैं, ठीक ना। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। याद हुआ। बिहार नेपाल से बिहार में कितने जिले लगते हैं, नेपाल से बिहार में कितने जिले लगते हैं, तो 7। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। नेपाल से बिहार के 7 जिले लगते हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौलिया, अररिया, किशनगंज। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पहले 4 को याद कीजिए। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी। और फिर 3 गो, सुपौल, अररिया, किशनगंज। सुपौल, अररिया, किशनगंज। अब एक साथ बोलिए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। फिर से बोलिए एक बार, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। याद हुआ दोस्तों? उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। तो नेपाल से कितने जिले? 7। चलिए आगे देखिए, आगे देख लेते हैं। नेपाल को छूने वाला बिहार का कौन सा जिला सबसे पश्चिम में स्थित है? ठीक, बताइए कौन सा जिला जो है ये पश्चिम में स्थित है? नेपाल को छूने वाला बिहार का कौन सा जिला पश्चिम में स्थित है? तो अभी मैंने बताया था दोस्तों, ऐसे आप बना लीजिएगा, एक तरफ ये पश्चिम हो गया और ये पूरब हो गया। ठीक, ऐसे पकड़ सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सीतामढ़ी हो जाएगा इसमें से। ठीक, तो क्या हो जाएगा? सीतामढ़ी। याद रखिएगा, नेपाल को छूने वाला बिहार का कौन सा जिला पश्चिम में स्थित है? तो सीतामढ़ी। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, सीतामढ़ी पश्चिम चंपारण है, सॉरी, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। ठीक, पश्चिम चंपारण। नेपाल को छूने वाला बिहार का कौन सा जिला सबसे पश्चिम में है? तो पश्चिम चंपारण। ठीक ना, पश्चिम चंपारण। ठीक ना, याद रखिएगा पश्चिम में स्थित है पश्चिम चंपारण, इसलिए पश्चिम चंपारण बोलते हैं। और पूर्वी चंपारण पूरब में स्थित है। आपसे प्रश्न पूछेगा बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? तो पश्चिम चंपारण बोलिएगा। ठीक ना, क्या बोलेंगे? पश्चिम चंपारण बोलिएगा। क्या बोलेंगे आप? पश्चिम चंपारण बोलेंगे। और बोलेगा छोटा जिला तो शिवहर बोलिएगा। ठीक, जनसंख्या घनत्व में शिवहर सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। और छोटा बोलेगा तो कैमूर। कैमूर में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है। ठीक, तो जनसंख्या घनत्व में बिहार का 12 जिला कौन है? तो शिवहर है। ठीक, जनसंख्या घनत्व में बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? शिवहर है। याद हुआ। और बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर है। सबसे गरीब जिला भी है शिवहर, याद रखिएगा। और जनसंख्या घनत्व में सबसे छोटा जिला, आपको तो पता हो गया, जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा जिला क्या है? शिवहर है, जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय भी सबसे कम है। और अब पूछेगा कि जनसंख्या घनत्व में सबसे छोटा जिला कौन है? तो क्या बोलेंगे? कैमूर। ठीक, और बिहार में कौन सा ऐसा जिला है सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है? तो कैमूर में पाया जाता है। कैमूर में वनों की संख्या सबसे अधिक है, परसेंटेज भी अधिक है, याद रखिएगा। याद हो गया? चलिए आगे देखते हैं, आगे प्रश्न देख लीजिए। बिहार के कौन सा जिला खुले में शौच मुक्त होने वाला पहला जिला बन गया? कौन सा जिला बन गया है? कौन सा जिला बन गया है? तो ये आपका बन गया है सीतामढ़ी। ठीक ना, सीतामढ़ी बन गया है दोस्तों। क्या बन गया है? सीतामढ़ी। बिहार का आपका जिला जो है दोस्तों, ये सीतामढ़ी बन गया है। याद रखिएगा, क्या बन गया है? सीतामढ़ी। जो खुले में शौच मुक्त होने वाला सीतामढ़ी बन गया है। कौन सा जिला है? सीतामढ़ी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक ना, याद रखिएगा, शिवहर जो है दोस्तों अभी बताया मैंने, जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा जिला है और प्रति व्यक्ति आय कम है। शेखपुरा की बात करें, शेखपुरा क्या है? शेखपुरा, शेखपुरा क्या है बताइए लोग? शेखपुरा बताइए लोग, कमेंट कीजिएगा। गोपालगंज, सॉरी गोपालगंज, सारण है। तो सारण में चेचर नौपसान का जो साक्ष्य मिला है, चिरान चेचर मंदिर से मिला है ना, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीतामढ़ी हो जाएगा शौच मुक्त होने वाला। ठीक, चलिए आगे देखिए। बिहार के कौन से जिला के सभी बैंक डिजिटल हो गए हैं?
बिहार का कौन सा जिला है जो सभी बैंक डिजिटल हो गए हैं, डिजिटल हो गया है? तो जहानाबाद हो जाएगा। ठीक, जहानाबाद हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना, जहानाबाद। और देखिए अशोक का नाम सुना है आपने, अशोक, ठीक, अशोक और दशरथ, ठीक ना। अशोक और अशोक के पुत्र दशरथ ने क्या किया था? बराबर की पहाड़ी, क्या बनाया था? बराबर की पहाड़ी और नागार्जुन की पहाड़ी, ठीक ना। एक गुफा बिहार में पड़ता है और इन लोगों ने बनाया था बराबर की पहाड़ी, नागार्जुन पहाड़ी। और देखिए जो गुफा बनाया था ना बिहार में, उसे दान में किसको दे दिया? आजीवक संप्रदाय को दे दिया था, याद रखिएगा। किसको दे दिया था? आजीवक संप्रदाय को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने डिस्प्ले पर? बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर सिर्फ जनसंख्या पूछा है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसलिए राइट आंसर पटना हो जाएगा। बिहार में महानगर अभी एक एक गो है। महानगर किसको बोलते हैं? जिसका 10 लाख से संख्या ज़्यादा हो जाता है उसको बोलते हैं। तो पटना हो जाएगा आपका, ठीक ना। पटना का संख्या सबसे ज़्यादा है बिहार में। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। बिहार में कौन सी नदी कटिहार के कुर्सिल के पास कौन सी नदी मिलती है? बिहार में गंगा नदी में कटिहार के कुर्सिला के पास कौन सी नदी मिलती है? तो देखिए ऑप्शन के मुताबिक क्या हो जाएगा? कोसी हो जाएगा। क्योंकि कोसी को क्या बोलते हैं? बिहार का शोक बोलते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को बोलते हैं। और नेपाल में, ठीक है, कोसी नदी को, यही जब कोसी नदी नेपाल में प्रवेश करती है तो इसे क्या बोलते हैं? अरुण नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरुण नदी बोलते हैं। और बंगाल का शोक, ठीक है ना, बंगाल का शोक किसे बोलेंगे? दामोदर नदी को, दामोदर नदी को बोलते हैं, ठीक ना। ठीक, बंगाल का शोक क्या बोलते हैं? दामोदर नदी को बोलते हैं। बंगाल का शोक किसे बोलते हैं? दामोदर नदी को बोलते हैं। बंगाल का शोक किसे बोलते हैं? दामोदर नदी को बोलते हैं। बिहार का शोक कोसी को बोलते हैं। उड़ीसा का शोक किसे बोलते हैं? उड़ीसा का शोक किस नदी को बोलते हैं? तो ये महानदी को बोलते हैं, ठीक ना। उड़ीसा का शोक किसको बोलते हैं? महानदी को बोलते हैं। उड़ीसा का शोक किसे बोलते हैं? महानदी को बोलते हैं। और यूपी बिहार का प्रश्न पूछेगा, देखिए यूपी और बिहार का सीमा साझा करने वाली कितनी नदियां हैं? यूपी और बिहार के बीच, यूपी और बिहार के बीच कितनी नदियां साझा करती है? तो एक हो जाएगा घाघरा, ठीक ना, घाघरा, गंडक हो जाएगा, ठीक, और करमनासा, ठीक है। तीन नदियां यूपी और बिहार से साझा करती है, घाघरा, गंडक, करमनासा। यूपी और बिहार से साझा करने वाली तीन नदियां है घाघरा, गंडक, करमनासा, याद रखिएगा, घाघरा, गंडक, करमनासा। क्लियर हुआ? ठीक है ना। घाघरा को यूपी में क्या बोलते हैं? ये घाघरा जो नदी है यूपी में इसे सरयू नदी बोलते हैं, याद रखिएगा। घाघरा को यूपी में क्या बोलते हैं दोस्तों? सरयू नदी बोलते हैं, ठीक ना, सरयू नदी, सरयू, ऐसे भोजपुरी भाषा में सरयू बोलते हैं, तो वो ऐसे भी याद रख, सरयू, सरयू, ठीक। क्लियर हुआ? चलिए आगे देख लेते हैं। इश्क नहीं आसान, बस बढ़ते जाइए, आग का दरिया है, ठीक। बिहार के किस जिले में सतरंगी ग्रेनाइट मिलता है? बिहार के किस जिले में सतरंगी ग्रेनाइट मिलता है? ऑप्शन आपके सामने है। देखिए बिहार के जो जिला हो जाएगा वो आपका जो नवादा है ना, नवादा जिला, ठीक, यहाँ पर सतरंगी ग्रेनाइट मिलता है। बिहार के नवादा में सतरंगी ग्रेनाइट मिलता है। बिहार के नवादा में क्या मिलता है? सतरंगी ग्रेनाइट मिलता है। और देखिए नवादा में एक जगह है अकबर ब्लॉक, ठीक ना, अकबर ब्लॉक है, यहीं पर एक क्या है? काकोलत जलप्रपात है, काकोलत, ठीक ना, काकोलत जलप्रपात, नवादा में काकोलत जलप्रपात है, याद रखिएगा, ठीक ना, ये सब इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे प्रश्न है आपका कि कैमूर की पहाड़ी बिहार के किस हिस्से में है? कैमूर की पहाड़ी बिहार के किस हिस्से में है? तो ये हो जाएगा दक्षिणी में है दोस्तों, ठीक ना। कैमूर की पहाड़ी जो है ये दक्षिणी हिस्से में पड़ता है। कैमूर की पहाड़ी कौन से भाग में पड़ता है, कौन से दिशा में? तो दक्षिणी हिस्सा में पड़ता है कैमूर की पहाड़ी, ठीक ना। आगे देखिए बिहार के किस जिले में हिमालय पर्वत का हिस्सा है? बिहार के किस जिले में हिमालय पर्वत का हिस्सा है? बिहार के किस जिले में हिमालय पर्वत का हिस्सा है बताइए?
बिहार के किस जिले में हिमालय पर्वत का हिस्सा है? तो ये हो जाएगा आपका इसमें से पश्चिम चंपारण। ठीक ना, हिमालय पर्वत यही एक जगह है बिहार का, पश्चिम चंपारण, जो हिमालय का भाग है दोस्तों, और वहीं पर हमेशा बारिश ठंडा मौसम भी रहता है। और सोमेश्वर का पहाड़ी अंश है, वो कौन सा है? सोमेश्वर पहाड़ी का अंश है। ठीक ना, पश्चिम चंपारण में, याद रखिएगा। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण जो है वो हिमालय पर्वत का अंश है। चलिए आगे देखिए, चिरांद नौपसान स्थल किस जिले में स्थित है? चिरांद नौपसान स्थल किस जिले में स्थित है दोस्तों? चिरांद नौपसान स्थल किस जिले में स्थित है? बताइए, चिरांद नौपसान स्थल किस जिले में स्थित है? अभी बताया था मैंने, ये छापरा में है। ठीक ना, छापरा में चिरांद है, और चेचर जो है कहाँ है? वैशाली में है। चेचर वैशाली, और चिरांद जो है छपरा में है। चिरांद छपरा में, चेचर वैशाली में पड़ता है। ठीक ना, याद रखिएगा दोस्तों, चिरांद छपरा में, चेचर वैशाली में पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, भारत में किस पठार का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भारत में किस पठार का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भारत में किस पठार का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भारत में किस पठार का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? बताइए, भारत का किस पठार का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? देखिए, आप देखिएगा तो चूंकि भारत में बोल रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, कंफ्यूजन वाला सवाल है थोड़ा। भारत में किस पठार का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? किस पठार पठार का होगा? देखिए, छोटा नागपुर पठार। ठीक ना, छोटा नागपुर पठार का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ठीक ना, किसका अधिक है? छोटा नागपुर पठार का। अब देखिए, हम इस डिटेल जान लीजिए। देखिए, छोटा नागपुर पठार जो है, यहाँ पर खनिज का भंडार है। ठीक ना, छोटा नागपुर का जो पठार है ना, ये खनिज का भंडार है दोस्तों, और ये झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल में पाया जाता है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल में पाया जाता है। और देखिए, बुंदेलखंड का पठार की बात करें तो यह मध्य प्रदेश, यूपी में पड़ता है। मध्य प्रदेश में भी और यूपी में भी पड़ता है बुंदेलखंड का पठार, यूपी और एमपी। ठीक ना, मालवा का पठार, तो मालवा का पठार आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में पाया जाता है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में पाया जाता है। मालवा का पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में पाया जाता है। याद हुआ, मालवा का पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में पाया जाता है। दक्कन लावा का पठार, दक्कन लावा का पठार कहाँ पाया जाता है? तो यह महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में पाया जाता है। दक्कन लावा का पठार महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में पाया जाता है। और पूछेगा आपसे, कौन सा ऐसा चट्टान है जहाँ सबसे ज़्यादा खनिज मिलता है? धरवार चट्टान। ठीक, भारत का कौन सा ऐसा चट्टान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज मिलता है? धरवार चट्टान। ठीक ना, और बताइए, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है? तो सोयाबीन हो जाएगा। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोटीन का उत्पादन किया जाता है? तो मध्य प्रदेश ही हो जाएगा। ठीक ना, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। और सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन कौन से चट्टान से होता है? भारत में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन कौन से चट्टान से होता है? गोंडवाना चट्टान बोलिएगा। क्या बोलिएगा? गोंडवाना चट्टान। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़कर हमसे मैसेज कर सकते हैं, आपको ये पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। यह ग्रुप है, क्विज भी है, स्टैंड बीपीएससी ग्रुप भी है, वहाँ पर जुड़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, भारत में किस पठार का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भारत में किस पठार का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? अभी ये रिपीटेड है। ठीक ना, अभी बताया था मैंने, छोटा नागपुर का पठार। चलिए काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो दक्कन के लावा पठार में। ठीक ना, दक्कन के लावा पठार जो है काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार है। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार दक्कन के लावा पठार में है। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार दक्कन के लावा पठार में है। ठीक है, काली मीटर नहीं, मिट्टी बोलिएगा। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार दक्कन के लावा पठार में है। ठीक,
और काली मिट्टी को हम लोग रगुर मिट्टी भी बोलते हैं, कपास की मिट्टी भी बोलते हैं। काली मिट्टी को रगुर मिट्टी या कपास की मिट्टी भी बोलते हैं। याद हुआ? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का बैलाडीला किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ का बैलाडीला किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ का बैलाडीला किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है लोहा। छत्तीसगढ़ का बैलाडीला किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताया था। और देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लोहा इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में लगा था। लोहा इस्पात जो कारखाना था ना छत्तीसगढ़ में भिलाई में, वो रूस की सहायता से लगाया गया था। और भारत में टीन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? प्रश्न पूछेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा टीन, टीन समझते हैं ना, लोहा टीन, ठीक। तो भारत में सबसे ज़्यादा टीन कहाँ मिलता है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का एक जिला है बस्तर, ठीक ना, बस्तर, वहीं पर मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का एक जिला है बस्तर, वहाँ पर टीन, भारत में एकमात्र टीन छत्तीसगढ़ में मिलता है, बस्तर में, याद रखिएगा। और कोयला उत्पादन में जो छत्तीसगढ़ है वो प्रथम स्थान पर है। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो छत्तीसगढ़। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो छत्तीसगढ़। याद हुआ? और छत्तीसगढ़ में बैलाडीला किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो आयरन, लोहा के लिए। याद हुआ? चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है आपका, किस पठार को सोयाबीन के पठार के नाम से भी जानते हैं? अभी बताया था मैंने, किस पठार को सोयाबीन के पठार के भी नाम से जानते हैं? तो ये मालवा का जो पठार है ये सोयाबीन के पठार के नाम से जाना जाता है। मालवा के पठार को सोयाबीन का पठार के नाम से जानते हैं। मालवा का पठार सोयाबीन के पठार का नाम से जाना जाता है। मालवा का पठार सोयाबीन के पठार के नाम से जाना जाता है। मालवा का पठार सोयाबीन के नाम से जाना जाता है, ठीक। आगे देखिए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबक गांव किस राज्य में स्थित है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबक है। याद रखिए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबक है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबक है। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये नासिक जिला में पड़ता है। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक ना। तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। नासिक महाराष्ट्र का एक जिला है, नासिक वहीं पर पड़ता है। और नासिक किस लिए फेमस है? तो नासिक में ज़्यादा प्याज का उत्पादन होता है, अंगूर का उत्पादन होता है, ठीक ना। प्याज और अंगूर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबक, याद रखिए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबक। आगे देखते हैं। आगे है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। पूरे भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो क्या बोलिएगा? गंगा। पूरे भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी, सॉरी गंगा। 25 मीटर, 2525 मीटर। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो गोदावरी। संपूर्ण भारत की लंबी नदी गंगा, 2525 मीटर। याद हुआ? ठीक है। देखिए गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 नदी। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन? देख लीजिए, कौन कौन से राज्य हैं? यूके मतलब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ठीक। और क्या हो जाएगा? बंगाल। 5 राज्यों से होकर गंगा गुजरती है, ठीक ना। और बिहार में गंगा जिले की स्पेशल बात करें कि गंगा जिला बिहार में गंगा नदी बिहार में कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 12 जिलों से। गंगा नदी बिहार में 12 जिलों से होकर गुजरती है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देख लीजिए। आगे प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त सेशन है, एक भी प्रश्न नहीं छूट रहा होगा मेरे ख्याल से। दक्षिण भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी होती है? दक्षिण भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? दक्षिण भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? दक्षिण भारत की कौन सी नदी? तो देखिए, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। नर्मदा, ताप्ती, दामोदर जो है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, याद रखिएगा। नर्मदा, देखिए समझा देते हैं भ्रंश घाटी किसको बोलते हैं। देखिए इधर से दोनों तरफ से खिंचाव हो रहा है भाई, दोनों तरफ से खिंचाव होगा तो ये मटेरियल जो है नीचे जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए टेबल है, ठीक, इस पर बॉल है, तो हम इधर खींचेंगे तो नीचे गिरेगा ना। तो इसी तरह खिंचाव हुआ पृथ्वी का, इधर से बॉल लगा
तो ये जो बीच का पोर्शन जो था ये खाल हो गया, ठीक है ना। इसको ऐसे बना सकते हैं फिगर, ठीक। तो यही भ्रंश घाटी कहलाता है, समझ गए। तो दक्षिण भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो नर्मदा ताप्ती दामोदर जो है भ्रंश घाटी से बहती है। नर्मदा ताप्ती दामोदर, नर्मदा ताप्ती दामोदर भ्रंश घाटी से बहती है। नर्मदा ताप्ती दामोदर, क्लियर हुआ। चलिए आगे देख लीजिए। आगे है आपका भारत का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डैम कौन सा है बताइए, बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तो ऑप्शन के सरदार सरोवर जो बांध है ये भारत का सबसे बड़ा डैम है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर डैम है। सरदार सरोवर बांध ये कहाँ, किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है दोस्तों। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। सबसे लंबा बांध पूछेगा, सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध हो जाएगा। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कहाँ पड़ता है? तो ये महानदी पर है। कहाँ है दोस्तों? ये महानदी पर है, ठीक ना। हीराकुंड बांध महानदी पर है। हीराकुंड बांध सबसे लंबी बांध पूछेगा तो क्या बोलेंगे? हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध। सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध महानदी पर है। और सबसे ऊंची बांध पूछेगा तो क्या बोलेंगे? टिहरी, ऊंची बांध टिहरी, ठीक। सबसे ऊंची बांध टिहरी को बोलिएगा। सबसे ऊंची बांध टिहरी। हीराकुंड बांध सबसे लंबा, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, महानदी पर है। सरदार सरोवर बांध सबसे ऊंचा बांध है। सरदार सरोवर बांध सबसे बड़ा बांध है, याद रखिएगा। देखिए टिहरी बांध ये क्या है? टिहरी बांध का पूछेगा तो सबसे ऊंची बांध कौन सी है? टिहरी बांध। हीराकुंड बांध का पूछेगा तो क्या बोलेंगे? हीराकुंड बांध सबसे लंबी बांध है, ठीक, महानदी पर है। सरदार सरोवर बांध सबसे बड़ा बांध पूछेगा तो सरदार सरोवर बांध कहाँ है? नर्मदा नदी पर। याद हुआ। चलिए आगे देखिए। निकट दृष्टि दोष में ये अलग से एक प्रश्न आ गया है। निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं कौन से लेंस की सहायता से? तो उत्तर लेंस की सहायता से, ठीक ना। मनुष्य का जो आँख है, आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तर लेंस पाया जाता है। और मनुष्य के आँख में, आपके आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, ठीक। तो चलिए आपके लिए एक हम होमवर्क देते हैं कल के लिए। चलिए ये रहा होमवर्क कल के लिए। कमेंट कीजिएगा किस पठार को सोयाबीन का पठार कहते हैं। तो आपको कमेंट करना है किस पठार को कहते हैं, कल हम आंसर बता देंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा और गली गली में इस वीडियो को पहुंचा दीजिए दोस्तों। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, सभी के पास शेयर कीजिए। हमारा भी थोड़ा मदद होगा, हमको भी कल्याण होगा। और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए।